हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वह है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग पार्ट 2। इसमें हम फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिनाइलकीटोन्यूरिया इन प्रेगनेंसी क्या अफेक्ट करता है, इससे पहले हम पैथोलॉजी देख लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, ताकि हमें समझ में आए कि फिनाइलकीटोन्यूरिया होता क्या है। फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PKU कहते हैं, ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है जो एक एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण होता है, जिसका नाम है फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज का काम क्या है, तो सबसे पहले फिनाइल अलानिन के बारे में बताती हूँ। ये एक अमाइनो एसिड है जो मेनली लीवर में जाकर अपने आप को थायरोसिन में बदल देता है। किसकी मदद से, तो फिनाइल अलानिन हाइड्रोजिलेज की मदद से। मतलब कि फिनाइल अलानिन लीवर में जाके थायरोसिन में बदल जाता है। किसकी मदद से, तो फिनाइल अलानिन हाइड्रोजिलेज एंजाइम की मदद से। और बाद में वो फर्दर मेटाबॉलिज्म हो के एसीटो एसीटेट और फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। और एसीटो एसीटेट क्या है, कीटोन बॉडी, फ्यूमरेट ग्लूकोज, ये दोनों बाद में एनर्जी की तरह काम करते हैं और यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर जो फिनाइल अलानिन है वो थायरोसिन में कन्वर्ट हो ही ना, तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में फिनाइल अलानिन ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये क्यों कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो एब्सेंट होगा, तभी तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये इसी के कारण होता है, क्योंकि ये इसमें एंजाइम फिनाइल अलानिन हाइड्रोजिलेज इनसफिशिएंट हो जाते हैं, जिसके कारण फिनाइल अलानिन थायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और इसलिए हमारे ब्लड में फिनाइल अलानिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं हाइपर फिनाइल अलानिनेमिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप फिर यहाँ पे कीटोन्यूरिया क्यों कहा गया है, ये जो फिनाइल अलानिन है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल कीटोन में, इसलिए इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी का नाम दिया गया है। स्टार्टिंग में जब ये फीटस के फॉर्म में रहता है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो मदर का एंजाइम है वो इसको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब ये जन्म लेता है, जब तक ये फूड नहीं खा रहा है प्रोटीन रिच फूड, तब तक इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्रोटीन रिच फूड खाने लगा तो इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि लो IQ होना। और जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया हुआ रहता है ना, उसका स्किन लाइट कलर का होता है, ये हेयर भी लाइट कलर का होता है, स्वेटिंग और यूरिन जो होता है वो मौसी, मतलब चूहे जैसा स्मेल करता है। और ये ऐसा क्यों होता है, तो फिनाइल एसीटेट के हमारे बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाने के कारण। फिनाइल एसीटेट क्या है, तो कीटोन बॉडीज है। ठीक है, ये अगर ट्रीटमेंट हुआ तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो 20 साल के अंदर बच्चे की डेथ होने की संभावना रहती है। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हम ऐसा डाइट खाएं जिसमें प्रोटीन कम हो। अगर प्रोटीन कम हो, प्रोटीन में कहने का कौन सा मतलब है, मेनली फिनाइल अलानिन का रिस्ट्रिक्शन हो, ना ज़्यादा होगा और ना ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो इसलिए अगर इसका ट्रीटमेंट अगर हो तो ये लाइफ भर ट्रीटमेंट हो के करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आपने देखा, ये फिनाइलकीटोन्यूरिया इनहेरिटेड फिनाइल अलानिन मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट है, जिसमें फीटस को तो रिस्क नहीं होता इनहेरिटेंस डिसऑर्डर का, बट ये डैमेज हो सकता है मैटरनल डिजीज के द्वारा। मदर जिसको फिनाइलकीटोन्यूरिया है उनको कहा जाता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड डाइट लीजिए, जिससे कि आपका जो एबनॉर्मली हाई हुआ है ब्लड फिनाइल अलानिन लेवल, उसको हम नॉर्मल कर सकें। क्योंकि ये जो फिनाइल अलानिन है ये प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना होता है, और अमाइनो एसिड ईजिली क्रॉस कर जाता है प्लासेंटा को, और प्लासेंटा के फीटल के ऑर्गन को डैमेज करता है, जैसे कि न्यूरल या कार्डिक टिश्यू को। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि कंसीव करने के 3 मंथ पहले ये जो फिनाइल अलानिन कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए। इसलिए प्री काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने के लिए। इसके कारण हो क्या क्या सकता है, अगर ब्लड में
फिनाइल अलानिन 1200 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन, उसके बाद माइक्रोसिफेली, उसके बाद फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलता है। ठीक है। थैलेसीमिया एक ग्लोबिन चेन सिंथेसिस डिसऑर्डर है जो मेनली मोस्ट कॉमन होता है सिंगल जीन डिसऑर्डर पूरे दुनिया में। अगर इसको सिंपल वर्ड में समझें तो एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसके कारण बॉडी में लेस हेमोग्लोबिन बनता है, जितना बनना चाहिए उससे कम हेमोग्लोबिन बनता है। आखिर ये इतना सोचने वाली बात क्या है? हेमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है और ये कैरी करता है ऑक्सीजन। ठीक है। थैलेसीमिया के कारण मेनली अनीमिया भी हो सकता है। तो ये थैलेसीमिया होता क्यों है? तो जो हमारा डीएनए है ना, उसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण होता है। जैसा कि हमें पता है हमारा जो ब्लड है, आरबीसी है, वो मेनली 4 चेन से बना हुआ है, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा। अल्फ़ा और बीटा चेन में क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण मेनली थैलेसीमिया देखने को मिलता है। मतलब 2 टाइप का थैलेसीमिया होगा, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ठीक है। इसके कारण सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ब्लड ये में हेमोग्लोबिन कम बनेगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है? तो इसके कारण क्या होगा? तो हेमोग्लोबिनोपैथी होगा। हेमो मतलब ब्लड, ग्लोबिन मतलब ये प्रोटीन चेन, और पैथी मतलब डिजीज। ठीक है। अब इसके कारण म्यूटेशन हो जाता है यहाँ पर, इसलिए थैलेसीमिया सिंड्रोम देखने को मिलता है। ये ज़्यादा मिडियस्टेरियन और साउथ एशियन कंट्री में देखने को मिलता है। ठीक है। अब जो मीडियास्टीनियम है उसमें ओबी में क्या प्रॉब्लम है? तो ये इनहेरिटेड डिजीज है, पेरेंट्स से चाइल्ड में जाता है। ठीक है। तो ये एक प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस है। थैलेसीमिया का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं थैलेसीमिया इंटरमीडिया पेशेंट। इनमें मेनली ऑटोमेटिक मिसकैरेज, फीटल लॉस, प्री टर्म डिलीवरी, IUGR, थ्रोम्बोसिस, ये सब देखने को मिलता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तो आयरन ओवरलोड और प्लासेंटा हाइपोक्सिया के कारण। ठीक है।